We, Akash Dyes and Intermediate, engage in manufacturing of dyes intermediates and pigment intermediates. Company was set up in the year of 1994 and today it reaches to the capacity of 1000 metric ton per annum. We are consuming high energy in different areas. Most of our energy is utilizing thermopack, thermic fluid heater, dryer and chilling system. हमारी फैक्ट्री में हम क्लीनर प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं. In the year of 2000 or 2001, GCPC has introduced this technique to our unit. और तब से आज तक क्लीनर प्रोडक्शन और क्लीन टेक्नोलॉजी या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इन इफिशिएंट वे, ये एक ऐसा चैप्टर है कि वो कंटिन्यूस मोड में चलता रहता है. हम एक जगह पे आके रुक जाते हैं कि वी आर द बेस्ट, पर उसके आगे भी कई स्कोप होते हैं. रिसेंटली WRI के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में बताऊं कि जिन चीज को मैं मानता था कि मेरी फैक्ट्री में बेस्ट चल रही है या औरों से बेटर है, वहां पर भी कुछ ना कुछ इश्यू निकल आए. जैसे मैं बताऊं कि कूलिंग टावर, मेरे पास 2 कंप्रेसर थे, दोनों कंप्रेसर इंडिविजुअल अलग अलग इफिशियंसी पे चल रहे थे. एक तो ऐसा एरिया था थर्मोपैक जो होता है उसके इनसाइड में जो इंसुलेशन होता है वो कभी मैंने मेजर नहीं किया था. इनफैक्ट वो पहली बार मुझे पता चला कि वहां पर भी एनर्जी लॉस हैवीली होता है. मेरे पास 2 थर्मोपैक है, उसमें से एक में ज्यादा और एक में कम, मतलब दोनों अलग अलग इफिशियंसी में चल रहे थे. मेरे पास करीबन 6 सेंट्रीफ्यूज है. हालांकि उनका वर्किंग एक था पर इफिशियंसी दोनों का अलग था. मतलब बताओ कि एक मैन्युफैक्चरर का सेंट्रीफ्यूज जो था उससे दूसरा मैन्युफैक्चरर का पावर कंजप्शन जस्ट डबल था. तो ऐसे कई एरियाज निकले जो हमारी सिस्टम के अंदर थोड़े बहुत मैं बताऊं मैनेजरियल प्रैक्टिसेस या साइड लाइन कर रहे थे या हमारी कुछ प्रायोरिटी नहीं रहती है या कुछ कई ऐसे भी एरिया है जहां पे हमारा टेक्निकल नॉलेज भी कम पड़ जाता है. ऐसे 6-7 या और भी एरिया ज्यादा काम करे तो मिल सकते हैं. ऐसे WRI के साथ जो हमारा ऑडिट हुआ उसमें हम ढूंढ पाए. हमारे पास जो इमीडिएट एक्शन के रूप में जो होना था, तो हमने 1-2 जो हमारे कंप्रेसर थे, एक कंप्रेसर को हम उनके सजेशन के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया और वहां पे वी आर एंडिंग विथ 1 आवर ऑफ रनिंग कंप्रेसर सेविंग. तो अंत में देखा जाए तो 1 साल के अंदर करीबन 900 kW पर एनम हमने सेव किया है. उनके हिसाब से हमारा कूलिंग टावर चल रहा है 57 to 60% इफिशियंसी पे, जो कि चलना चाहिए ज्यादा इफिशियंसी पर. तो उसके लिए एक हमारा जो कूलिंग टावर के अंदर सप्लाई और रिटर्न दोनों का जो एक नेटवर्क है उसका एक प्रॉपर डिजाइन हमारे हिसाब से बना के हमें करना है, जिसके लिए हमें वक्त चाहिए. तो वो हम वी आर वर्किंग ऑन दैट और दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड लेटर ऑन. थर्मोपैक के अंदर जो मैंने बताया कि थियोरिटिकली इट शुड रन एट 90% इफिशियंसी, हमारा थर्मोपैक चल रहा है 80 to 81% इफिशियंसी. तो वी वेर सर्चिंग दैट हाउ दिस 10% कैन बी मिनिमाइज. तो वहां पे हमें एक बड़ा एरिया मिला है जो थर्मोपैक के इनसाइड में जो लैगिंग होता है या इंसुलेशन होता है उसको मॉडिफाई करने का. और वो जब हमारा टाइम आएगा जब मेंटेनेंस का या रूटीन, क्योंकि वो ऐसी चीज है मैं इमीडिएट बंद नहीं कर सकता, तो उसका प्लानिंग मैं ले रहा हूं. विद इन कपल ऑफ मंथ्स आई विल बी एबल टू रीच दैट. उसके बाद जो सेंट्रीफ्यूज का जो मैंने बताया वहां पर तो वो भी हमने रिप्लेस कर दिया और सेविंग वहां पर भी स्टार्ट हो गया. कम से कम 4 सेंट्रीफ्यूज ऐसे थे, वहां पे मैंने 10 HP की मोटर को रिप्लेस करके 5 HP का कर दिया. 2 वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पे चल रहे थे, जो मैंने बताया ना आपको पहले कि एक मैन्युफैक्चरर का सेंट्रीफ्यूज और दूसरा मैन्युफैक्चरर का सेंट्रीफ्यूज, दोनों में जो डिफरेंस था वो अभी नहीं रहा. WRI की ओर से एक सजेशन था सोलर पावर जनरेशन के लिए. हमारे पास एम्पल स्पेस है टू क्रिएट दैट फैसिलिटी. फाइनेंस का भी कोई इश्यू नहीं है, पर हमें कोई प्रॉपर एजेंसी नहीं मिलती जो आके यहाँ पे ये पूरा सिस्टम लगाए और उसका बेनिफिट हमें मिले. जो भी लोग हमें मिलने आते हैं दे आर दैट कॉमर्शियल पर्सन आते हैं, तो जो गवर्नमेंट सब्सिडी में कितना कहां पर बेनिफिट है उसी की बात कर रहे हैं. पर हमारी इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे थोड़ा कोरोजन का इश्यू रहता है. उसके रेफरेंस में कौन सा मटेरियल वो लोग सोलर की जो सिस्टम लगाएंगे उसमें यूज करेंगे
वो डेप्थ में नहीं जाते हैं, या ऐसा कोई टेक्निकल पर्सन हमें नहीं मिल रहा कि जो हमें पूरी तरह से गाइड कर सके। मेरे जैसे कई यूनिट है जिसके अंदर सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के इश्यू हो सकते हैं, पर स्मॉल स्केल यूनिट में होता क्या है कि वन मैन आर्मी जैसा रोल होता है सभी इंडिविजुअल्स का, और सबको अलग 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 डिपार्टमेंट को हैंडल करना, मार्केटिंग हैंडल करना, फाइनेंस हैंडल करना, प्रोडक्शन हैंडल करना। तो उसमें ये क्लीनर प्रोडक्शन या नेचुरल रिसोर्स को सेविंग करने की जब बात आती है तो वो लीस्ट प्रायोरिटी में रहता है। तो कहीं पर भी ऐसे थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जब होता है तो वो एक आई ओपनिंग जैसा होता है कि भाई यहाँ पे आप कुछ लॉस कर रहे हो जो रूटीनली हम नहीं देख पाते हैं। रोज वहां पे पास होते हैं, वो मशीन को देखते हैं, रोज एनालाइज भी करते हैं, पर फिर भी हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं या कौन सी हमारी सिस्टम है जो प्रॉपर नहीं चल रही है, उसके लिए थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होना जरूरी है। और यही काम जीसीपीसी या WRI जैसी ऑर्गेनाइजेशन का है। और उसके बाद इंडिविजुअल यूनिट को तो काम करना ही है। एज आई एम रिप्रेजेंटेटिंग नरोडा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे ऐसा एक कोई सेल भी कर सकते हैं जहां पे ऐसी चीजों की गाइडलाइन इंस्टेंटली मिले, क्योंकि एक दूसरा इश्यू इंडस्ट्री वालों के लिए भी है कि टेक्निकल नॉलेज सबके पास होता नहीं है। तो कुछ थंब रूल बनाए जाए कि ये चीज है तो आपको ऐसे करेंगे तो दैट विल यू विल बी बेनिफिटेड। और कुछ चीजें होती ऐसी होती है जिसमें डेप्थ में जाना पड़ता है, तो उसके लिए जीसीपीसी या WRI जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां से हम उनकी गाइडलाइन में कुछ काम कर सकते हैं। तो कॉमन लेवल पे ऐसा कुछ होना चाहिए या कुछ कर सकते हैं जिसके सबको बेनिफिट मिले।